नमस्ते, आपका इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। तिलचट्टों की कहानी, कॉकरोचेस। तुर्की एंड पाकिस्तान। आपको मालूम ही है कि तिलचट्टों की कहानी वॉज ए मैन्युफैक्चर्ड, बनाई गई थी आर्टिफिशियली। अब तो सारी कॉन्स्पिरेसी बाहर आ रही है कि भारत के अंदर उनके प्लान्स थे कि राइट्स क्रिएट किए जाएं, अनसर्टेनिटी क्रिएट किए जाए और भारत के अंदर कुछ जवाब दिया जाए। लेकिन अमित शाह ने तिलचट्टों का सफाया करवा दिया और पहली बार अच्छा एक्शंस लिया है होम डिपार्टमेंट से। उन्होंने तो बहुत अच्छे एक्शंस लिए हैं। मतलब पहली बार इस तरह के प्रोटेस्ट को रूट पे ही खत्म कर दिया गया। सबको मालूम है कि पश्चिम जो है एक जेलस कम्युनिटी है, एंग्लो सैक्सन, उनको हर चीज़ से जेलसी रहती है। जैसे ग्रीक की मिथोलॉजी मतलब झूठ की पढ़ाई, झूठ का विज्ञान मैन्युफैक्चर किया गया ताकि वेद को डिनाई किया जाए। दूसरा उन्होंने किया रोमन्स की मिथोलॉजी, झूठ है रोमन्स का, उसको मैन्युफैक्चर किया गया ताकि उसको डिनाई किया जा सके। और हर हिंदू साइड को बुद्धिस्ट बोल दिया गया, जबकि बुद्धिस्ट जो छोटा सा पार्ट था। मतलब धर्म चक्र को बुद्धिस्ट बोल दिया गया। धर्म चक्र बुद्धिस्ट, धर्म तो संस्कृत का वर्ड है, वेदों का धर्म है, और चक्र भी वेदों का है। काल चक्र, फिर धर्म चक्र। धर्म चक्र मतलब कर्म बंधन की साइकिल, धर्म चक्र। तो ये काल चक्र को धर्म चक्र बोल दिया गया। उनको लगा धर्म जो है बुद्धिस्ट का कुछ भी नहीं है, सब कुछ उन्होंने लिया है वेदों से। उनका पूरा इतिहास ही मैन्युफैक्चर्ड है पूरा। वो तो वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज ने लिख लिख के उनको ज़्यादा क्रेडिबिलिटी बढ़ा दी है ना। इसीलिए आप देखते हैं कि बहुत सारे वेस्टर्न लोग बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो उन्हीं के यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, खुद ही के ऊपर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, हर चीज़ बुद्धिस्ट। ऐसा कहीं पे है नहीं। सेम ये जो बात करते हैं कि विपासना और ये सब, ये तो योग सूत्र की कहानियाँ है, योग सूत्र से आया है। और अब तिलचट्टों की कहानी पे आते हैं। तिलचट्टों की कहानी भी ऐसी आर्टिफिशियल है, मैन्युफैक्चर्ड है। मैं तो रिसर्चर हूँ, मैं रिसर्च करता रहता हूँ और प्राइवेटली करता हूँ, यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड नहीं हूँ, क्योंकि यूनिवर्सिटी से एफिलिएट होंगे तो उनका फॉलो करना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट रिसर्च करेंगे तो सच बाहर आ सकता है। और यूनिवर्सिटी सिस्टम तो आपको मालूम ही है भारत में कैसे चलती है। भारत में पीएचडीज बिकती हैं एक तरीके से, कॉपी पेस्ट 50 पीएचडीज हैं जो मेरी बुक्स पे हुई हैं, और उन सबको मैंने नोटिस भी भेजा है। सो द थिंग इज कि ये जो आर्टिफिशियल जो नैरेटिव था, उसको कोई तो आया नहीं। उन्होंने 2 मिलियन 20 मिलियन दिखा रहे थे सोशल मीडिया पे। भारतीय लोग बड़े स्मार्ट हैं कि सोशल मीडिया को यूज करते हैं पैसा कमाने के लिए, और लेकिन जब वोट की बात आती है या डेमोग्राफिक्स के वोट्स की बात आती है या फिर इलेक्शन की बात आती है, तो वो जो है बिल्कुल भी उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहता। अगर आप उसको देखें, इम्पोर्टेंस बिल्कुल नहीं रहता फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लोकल इम्पैक्ट। तो तिलचट्टों को लगा अमेरिका से उतरे थे और जस्टिस सूर्यकांत जी के शब्दों को मिसयूज किया गया। उस पर तो मानहानि का दावा होना चाहिए अरविंद केजरीवाल पे, डिफेमेशन सूट फॉर मिसयूजिंग द वर्ड। उन्होंने तो एक रेफरेंस में बोला था कि ये लोग मिसयूज करते हैं आरटीआई को, इसके लिए उन्होंने बोला था कि आरटीआई को मिसयूज करते हैं, और उसको मिसयूज करने की वजह से वो लोग कभी कभी सीरियसनेस कोर्ट की चली जाती है, समय बर्बाद होता है उनका, इसके लिए उन्होंने बोला था। और उन लोगों को बोला अनएम्प्लॉयड है, कुछ बचा नहीं तो चलो केस करते रहो, आरटीआई करते रहो। आरटीआई का बहुत बेनिफिट्स हैं। कांग्रेस के ज़माने में बहुत सारे जो फेक केसेस थे वो आरटीआई की वजह से बाहर आए। तो आरटीआई का बहुत अच्छा यूज़ है उसका, अगर लोग ठीक से यूज़ करें। और हमारे साथ तो मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो आरटीआई में उन्होंने बहुत अच्छे केसेस सॉल्व किए। आपको मालूम होगा तहलका वाला भी एपिसोड। तो तिलचट्टों की कहानी फेल कहाँ पे होती है कि ये बिना एजेंडे के उतरते हैं और इनको सपोर्ट मिलता है कांग्रेस से और आम आदमी पार्टी से। सबसे बड़े अर्बन नक्सल आजकल है कांग्रेस पार्टी, जिसके जो सरगना है वो
सच कब बोलेंगे आपको पता ही नहीं लगेगा, है ना। और साथ में आम आदमी पार्टी का आपको इम्पैक्ट मालूम है, कैसा इम्पैक्ट है उसका। आम आदमी पार्टी का इम्पैक्ट आपको मालूम ही है कि इट इज़ टुवर्ड्स द यंग पीपल, जो कि इजीली बरगला जाते हैं इनकी ऑनेस्टी के वो देख देख के। और कोई उनसे पूछ ले कि अरविंद केजरीवाल ने शीश महल क्यों बनाया था, उसके क्या रिपोर्ट आई है बाहर, दे कैन ऑल्सो आस्क दैट क्वेश्चन। तो लेकिन फिर भी हम लोग ये देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट जो है सिर्फ वेस्टर्न मीडिया पे पड़ा। किस पे पड़ा? टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस, शायद न्यू इंडियन एक्सप्रेस, द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, ये सब उनके स्पोक्स पर्सन हैं। और उन्होंने क्या क्या उसका रिपोर्ट्स निकाली, एज इफ कि बहुत बड़ा रेवोल्यूशन भारत में होने जा रहा है। एक बार आप अन्ना हजारे को बेवकूफ़ बना सके हैं, लेकिन उसके बाद अब दोबारा उनको बेवकूफ़ नहीं बना सकते अन्ना हजारे को। अन्ना हजारे भी समझ गए कि कैसे इनको यूज़ किया गया एंटी करप्शन। उस समय ज़रूरत थी, सोनिया गांधी थी वहाँ पे, इस ज़रूरत थी उस समय, लेकिन अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि करप्शन टॉप लीडरशिप में नहीं है। करप्शन जहाँ पे था वहाँ पे अभी भी है, और लेकिन उस करप्शन का पार्ट आम आदमी पार्टी, आपके लोग भी बन चुके हैं। तो इसको बड़ा केयरफुली इंजीनियर किया गया। मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि जो अदृश्य राज्य जो है वो ब्रिटेन से चलता है, और साथ में उसमें प्रोटेस्टेंट्स भी, चर्चेस भी इन्वॉल्व होते हैं। चर्चेस आर पार्ट ऑफ द अदृश्य राज्य। दुनिया में जो भी चर्च होगा अदृश्य राज्य का पार्ट होगा। एक वेटिकन कंट्रोल करता है, दूसरा कंट्रोल करता है चर्च ऑफ इंग्लैंड, कि दोनों के मेंबर्स मिलकर हर जगह इनको देखेंगे हिंदू विरोधी, भारत विरोधी, इस तरह के प्रोपेगेंडा में लगे रहते हैं, जिसको चर्च की आप कभी इग्नोर नहीं करिए। तो गोरे लोग पकड़े जा रहे हैं वहाँ पे, प्रोटेस्ट में खड़े हुए हैं, पिक्चर्स ले रहे हैं। कभी ऐसा होता है कि फॉरेन पीपल फ्रॉम इंडिया टेकिंग पिक्चर्स इन अमेरिकन प्रोटेस्ट? ऐसा कभी देखा है? नहीं। और ये तभी बंद होगा जब भारत प्रोएक्टिव एक्शन लेगा। सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत को नहीं देखना, क्योंकि पाकिस्तान बांग्लादेश भी चर्च ऑफ इंग्लैंड की देन है, और साथ में उनके साथ उनकी कॉलोनीज भी इन्वॉल्व थी। भारत को देखना है सोर्स पे, कि ये बदमाशी चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, कभी अंत नहीं होने वाली, क्योंकि उसका सोर्स ही वहां से आ रहा है जहां पे लोग भारत को आज भी कॉलोनाइज करके कंट्रोल करना चाहते हैं। लड़ नहीं सकते भारत से, पिट जाएंगे। अगर ईरान को नहीं संभाल पाए तो भारत को कैसे संभालेंगे? पिट जाएंगे। ये जितना भी दिखता है ब्रावाडो, वो सब मूवीज में रहता है, मीडिया में रहता है, ऑन द ग्राउंड कुछ नहीं रहता। अगर ग्राउंड पे होता तो आप देखते कि अगर अमेरिका में क्राइम कंट्रोल कर सकते थे, यूके में क्राइम कंट्रोल कर सकते थे, कुछ नहीं कर सकते, यूके में भी नहीं कंट्रोल कर सकते। तो इनको गड़बड़ी मचानी है किसी भी तरह कि भारत की सरकार कमजोर रहे, जिससे हम उस पर कब्जा कर सकें, संसाधनों में कब्जा कर सकें। जो पहले जो लूट मचाते थे, बट अब तो ये पता लग रहा है कि अमेरिका और यूके रिच थे बिकॉज ऑफ इंडिया। उनकी तो पेपर इकोनॉमी है, बोलते 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है यूके की। कहाँ से 5 ट्रिलियन हो सकती है? 65 मिलियन लोग 5 ट्रिलियन तक कंज्यूम करेंगे, क्या वो जनरेट करेंगे? फैक्ट्रीज तो है नहीं उनके पास, तो क्या जनरेट कर रहे हैं वो? तो सब झूठ फूट का भारत पे आक्रमण करने के। और मुश्किल बात तब हो जाती है जब भारत के जो वेस्टर्न कॉलोनाइज्ड लोग हैं, मतलब लिखते ब्राउन है, चाहे हिंदी में बात करते हैं, लेकिन मानसिकता उनकी सेंट स्टीफेंस कॉलेज है जैसी है, या कोई फॉरेन के कॉलेज की जैसी है ना। तो मानसिकता वही है, कॉलोनाइज करो भारत को, कन्वर्ट करो, वही है। होने वाला नहीं है वो। तो अब तो सबको पता लग गया है कि वहाँ पे जाके तो और भी गरीब हो जाएंगे, फिर तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब वाला स्टेटस भी चला जाएगा ना। तो अब उनको प्रॉब्लम मच रही है कि किसी तरह कोर्ट्स को फेक केसेस में दबा के रखो, जहाँ पे कोर्ट्स अगर कुछ अच्छा न्याय भी देना चाहते हो, वैसे न्याय होता नहीं है वेस्टर्न कोर्ट सिस्टम में। जस्टिस होता है, जस्टिस मतलब दोनों पार्ट इक्वली डिवाइड होंगे, दोनों खा लो, इसे ईजीएस्ट वे। ये नहीं देखा जाएगा क्या कौन सही है कौन गलत है। तो अब अमित शाह का डंडा पड़ा, उतरते अरेस्ट कर लिया गया। और फिर उसके बाद कौन कौन लोग आए थे? ये सारे वो कैथोलिसिज्म वाले लोग थे, LGBTQ++, या फिर कोई वैसे इन्फ्लुएंस ओपन माइंडेड लोग। अब कितना पे किया गया, किस व्यक्ति को कितना पे किया गया, उस पर इन्वेस्टिगेशन होगी। किसके अकाउंट में क्या पैसा पहुंचा वो पता लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये सारा फाइनेंशियल उसके थ्रू होता है। किसी को अपना करियर दाव पे नहीं लगाना है। तो मुश्किल से 1000 लोग टर्न अप हुए, शायद 1000 से भी कम होंगे, लेकिन अब देखना पड़ेगा कि वो हजारों लोगों को कितना पैसा दिया गया। आपको मालूम है पिछला जो
जो इस तरह का प्रोटेस्ट हुआ था उसकी मीटिंग प्रशांत भूषण के घर पे हुई थी, है ना, वो आपने हम लोगों ने सबने देखा उसको। तो क्या इसका भी मीटिंग ऐसी प्लानिंग कुछ की गई तिलचट्टा पार्टी की, और नाम जनता पार्टी रखा गया, तिलचट्टा जनता पार्टी, कॉकरोच की जनता पार्टी होती है। तो ये सब जो इंसिडेंट्स हैं ये दिखाते हैं कि देयर इज ए बिगर कॉन्स्पिरेसी टू क्रिएट डिस्टर्बेंस इन भारत, बिगर कॉन्स्पिरेसी। और बिगर कॉन्स्पिरेसी का एक ही उपाय होता है, कानून का स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन। सो कानून का जब इम्प्लीमेंटेशन होता है तो उसमें हम लोगों को ये ध्यान करना पड़ता है कि किस तरह सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त ना हो। इतना नेशनल मीडिया का टाइम, क्योंकि मीडिया के पास इश्यूज ही नहीं, सही न्यूज़ कोई दिखाई नहीं रहा है, पॉजिटिव न्यूज़ कोई दिखाई नहीं रहा है। इतना सारा पॉजिटिव रिपोर्ट करने के लिए है कि भारत की इकॉनमी ऊपर चली गई, भारत के अंदर जेन्युइन प्रॉब्लम्स भी हैं, वो कोई दिखा नहीं रहा है मीडिया, बस दिखा रहे तिलचट्टा पार्टी। मतलब इससे एब्सेंस ऑफ जर्नलिज्म ऑल्सो, क्योंकि सारी मीडिया हाउसेस फॉरेन की न्यूज़ कंज्यूम कर करके उन्हीं के लिए काम करती है। इन सबका सोर्सेज ऑफ न्यूज़ उठा लीजिए, AFP लगा लीजिए, फॉरेन इंटेलिजेंस, DW का न्यूज़ देख लीजिए, ये सारा वहीं से कनेक्टेड है। जब तक इसको फ्रीडम ऑफ प्रेस बोला जाता है, ये फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं है, ये फ्रीडम ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन है। फ्रीडम ऑफ प्रेस की जेन्युइन ज़रूरतें हैं, लोग अच्छा काम कर रहे हैं हर शहरों में, वो भी दिखाना चाहिए। जो भारत के अंदर जो लोग जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं वो दिखाना चाहिए, लोकल एरिया का। लेकिन कोई इश्यूज ही नहीं है, कोई सरकार की तरफ से इशू ही नहीं आ रहा, तो ये सब इश्यूज बनाए जाते हैं ताकि मीडिया सेंसेशन क्रिएट हो। इस पे भी सरकार को काम करना चाहिए कि इंडियन एक्सप्रेस जिसने इस न्यूज़ में क्या, लॉज इंडिया के बहुत हैं, अगर किसी भी लॉ को उठा लेंगे तो ये मीडिया हाउसेस बंद हो जाएंगे। विनीत जैन को तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी बोला था, क्या दिखाओगे, है ना। तो देखना पड़ेगा। बेनेट कोलमैन एंड कंपनी तो ब्रिटिश कंपनी थी जिसको विनीत जैन ने खरीदा या उसके परिवार चला रहे हैं, उसमें भी क्वेश्चन करना चाहिए कि भाई किस तरह का आप जर्नलिज्म है। हिंदुस्तान टाइम्स का एलिजेंस तो आपको मालूम ही है, इट्स विद द कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी का एलिजेंस किसके साथ है सबको मालूम है। फॉरेन इंटेलिजेंस, कभी पाकिस्तान, कभी बांग्लादेश, कभी अमेरिका। उनका एक तो सरगना अमेरिका में बैठा रहता है और दूसरा उनका इटली का कनेक्शन है, वेटिकन का कनेक्शन है। और इटालियन सिटीजन को अगर आप कोई बॉन्ड होता है तो इटालियन ही माना जाता है उसको, है ना। तो ये पूरा का पूरा मैंने पहले ही बताया था कि ये फेल होने वाला है। इट्स नॉट ए न्यूज़, इट इज़ जस्ट ए प्रोपेगेंडा, और उसको ध्वस्त किया गया अच्छी तरह। और भारत की जो सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन है, बॉर्डर सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन, उससे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि भारत ने वो इश्यूज नहीं उठाए जो वेस्ट के लिए प्रॉब्लम है। भारत को पूछना चाहिए कि यूके में यूके में व्हाट आर द राइट्स ऑफ हिंदूज इन यूके, व्हाट आर द राइट्स ऑफ हिंदूज इन यूके, व्हाई देयर इज अ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट हिंदूज इन यूके, ये पूछना चाहिए क्वेश्चन। अमेरिका में पूछना चाहिए नेटिव अमेरिकन के साथ क्या होता है, यूरोप में पूछना चाहिए। आपने नॉर्वे को तो ये क्वेश्चन पूछना चाहिए था कि आपने अपने नेटिव अमेरिकन के साथ क्या किया, नेटिव यूरोपियंस के साथ, सामी लोगों के साथ क्या किया। आपके वेटिकन को ये पूछना चाहिए कि पूरे नेटिव जो ड्रेसडन की बेल्स थी जिसमें सनातनी धर्म का हर जगह लिखा हुआ था, स्वास्तिक सिंबल से, उसका आपने क्या किया। वो ये क्वेश्चन हम कोई पूछ नहीं रहा है। जर्मन से, फ्रेंच से, फ्रेंच अपने कर्मों के लिए जी रहे हैं, ठीक है, जो भी वहाँ पे हो रहा है बिल्कुल तरस मत खाइए। फ्रेंच के कुकर्म बहुत ज़्यादा है, वो तो हम लोग उनसे राफेल खरीद रहे हैं, उनको भारत को जरूरत है इसलिए, अदरवाइज तो कोई जरूरत नहीं उनके पास। जिस दिन भारत के पास खुद के इंजन हो के भारत खरीदेगा। तो ये क्वेश्चन हम पूछते नहीं तो वो लोग हमारे ऊपर हावी रहते हैं, और भारतीय मीडिया क्वेश्चन उठाती नहीं है। तो अगर मेरे आर्टिकल्स फॉलो करें, मेरे आर्टिकल्स ही पुश कर दें वहाँ पे, तो आई कैन राइट मोर। मेरी बुक्स में बहुत लिखा हुआ है, मेरे आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि व्हाट इज द इशू इन एक्चुअली इन यूरोप। यूरोप की कभी कोई आइडेंटिटी नहीं थी, जो एक्चुअल आइडेंटिटी उसको मार दिया चर्च ने, रोमन्स ने, है ना। वो रोमन कैथोलिसिज्म जो है वो ओल्ड रोमन एम्पायर ही है। तो द रियलिटी इज वेरी डिफरेंट व्हेन यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग दैट। और भारतीय मीडिया वो वैसा काम ही नहीं करता, अभी भी गुलामों जैसा एक्ट करता है। सॉरी टू यूज द वर्ड, गुलामी है। वैलिडेशन, वेस्टर्न न्यूज मीडिया पे रिपोर्टिंग, वेस्टर्न न्यूज मीडिया, मतलब एज इफ कि भारत का कोई पक्ष ही नहीं है। तो एक नए जर्नलिज्म की भी आवश्यकता है,
कि जो समय लोगों का बर्बाद ना करे। ये बहुत ही समय बर्बाद हो गया, सबका बर्बाद हो गया समय। उस कितना पॉजिटिव काम किए जा सकते हैं, कभी फार्मर्स प्रोटेस्ट, कभी ये प्रोटेस्ट, कभी ये प्रोटेस्ट। और जो आम आदमी पार्टी की जो पार्टी है पंजाब में, उसने तो पिटाई कर दी इन लोगों की, कॉकरोच वालों की, कल चिट्टे वालों की। तो इससे वेकअप कॉल कि कब तक हमें फेक नैरेटिव्स पे चलते रहेंगे। और अगर फेक नैरेटिव्स भारत में चलते हैं तो भारत को भी चाइनीज़ मॉडल अपनाना पड़ेगा कि उनके देश में हम उनको बिजी रखें, तभी ये सब खत्म होगा, नहीं तो नहीं होगा। आप अमेरिकन टेक्स्ट बुक्स पढ़ लें, आप यूरोपियन टेक्स्ट बुक्स पढ़ लें, क्या लिखते हैं हिंदुओं के बारे में? सब कुछ झूठ, सब कुछ झूठ। आपको मालूम है कि जो कामदेव की जो कामदेव, जो क्यूपिड बोलते हैं वेस्ट में, जो इमेज है विंग वाला, और वो कहाँ से निकला था? वो अफगानिस्तान में मिला था। उसको ग्रीक्स ने उठाया, फिर उसके बाद 78 में टिलिया टेपे करके जगह है अफगानिस्तान, वहाँ से उठाया गया। तो देयर इज नथिंग रियल इन द वेस्ट। उस पर क्वेश्चन नहीं करता भारतीय। तो जब तक कि वो एक हमारा नैरेटिव, धार्मिक लोगों का नैरेटिव नहीं आएगा मेन स्ट्रीम मीडिया में, तब तक हम कुछ भी नहीं हम देख सकते इसको ठीक से। हमको समझ में नहीं आएगा क्या चल रहा है। तो मेरा आग्रह होगा कि जो भी बुद्धिजीवी हैं वो एक भारतीय नैरेटिव की बात करें, जो हम निष्पक्ष भाव से देखें। क्योंकि हमारा धर्म बोलता है सत्य को ढूंढना, सत्य भाव से देखें तो पता लगेगा कि कुछ भी रियल नहीं है पश्चिमी समाज में, कुछ भी रियल नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते। और तिल चट्टों का तो काम खत्म हो गया। अब कॉकरोच, अब शायद अगली बार मच्छर जनता पार्टी आने वाली है, उसके लिए तैयार रहिए। फिर उसके बाद मक्खी जनता पार्टी आने वाली है ना। सो उसके लिए भी हम देखते हैं क्या होता है। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते, जय जगन्नाथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लोगों को भी बताइएगा इसके बारे में। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ।